दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th यूपी बोर्ड हिंदी का बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर जिसका नाम है क्या लिखूं, जिसके लेखक पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी जी हैं। तो चलिए दोस्तों, इस चैप्टर को हम डिटेल से एनिमेशन के माध्यम से समझते हैं। लेखक कहता है आज तो लिखना ही पड़ेगा। अंग्रेजी की मशहूर निबंधकार एजी गार्डिनर बोलते हैं कि लिखने के लिए एक खास तरह की मन की स्थिति होती है। जब ये मूड आता है तो मन में उत्साह आता है, दिल खुश हो जाता है, दिमाग में आइडियाज अपने आप आने लगते हैं। तब आदमी बिना सोचे समझे भी कोई भी चीज लिख लेता है। उस समय ये फिक्र नहीं रहती कि विषय क्या है, क्योंकि इंसान अपनी मन की भावनाएं किसी भी विषय में डाल सकता है। वो कहते हैं जैसे टोपी टांगने के लिए कोई भी कील काम आ जाती है, वैसे ही मन की बातें लिखने के लिए कोई भी विषय काम चलाऊ होता है। असल चीज विषय नहीं है दोस्तों, बल्कि आपके मन के भाव होते हैं। लेखक कहता है गार्डिनर की बात बिल्कुल सही है, लेकिन दिक्कत ये है उसके साथ ऐसा लिखने वाला मूड कभी आता ही नहीं। उसे तो खूब सोचने मेहनत करने के बाद ही निबंध लिखना पड़ता है। आज मेहनत और ज्यादा करनी पड़ेगी क्योंकि उसे आदर्श निबंध लिखना है, वो भी नमिता और अमिता के लिए। नमिता ने कहा है कि दूर के ढोल सुहावने पर लिखो और अमिता चाहती है समाज सुधार पर लिखा जाए। दोनों विषय परीक्षा में आ चुके हैं, इसीलिए उसे बढ़िया निबंध लिखकर दोनों को समझाना है कि निबंध कैसे लिखा जाता है। समस्या ये है दूर के ढोल सुहावने पर इतना क्या लिखा जाए कि 5 पेज भर जाए, और समाज सुधार तो बड़ा विषय है, उस पर छोटे से निबंध में सब कुछ कैसे आ जाए। इसी परेशानी को देखते हुए लेखक सोचता है पहले मैं निबंध शास्त्र वाले की किताबें देखूं, समझूं कि असली और आदर्श निबंध होता क्या है, वही सीख कर फिर इन दोनों विषयों का निबंध लिखूंगा। लेखक कहता है कि बड़े बड़े निबंधों में सुंदरता नहीं रह पाती, इसीलिए उसके लिए बेहतर है वो छोटा निबंध ही लिखे। लेकिन दिक्कत यह है लिखे कैसे। निबंध शास्त्र के विद्वान कहते हैं निबंध के 2 हिस्से होते हैं। पहला सामग्री, क्या क्या बातें लिखनी है, दूसरी शैली, कैसे लिखना है। तो सबसे पहले तो सामग्री जुटानी पड़ेगी, उसके लिए विचार इकट्ठे करने होंगे। पर लेखक सोचता है कि भला कौन जानता था कि दूर के ढोल सुहावने पर निबंध लिखना पड़ेगा। अगर पहले पता होता तो लाइब्रेरी जाकर इस पर सामग्री ढूंढ लेता, पर अब तो वक्त ही नहीं। 2 घंटे में 2 निबंध तैयार करने हैं, वो भी बिना किसी किताब या विश्वकोश के। अब उसे अपने ही ज्ञान पर भरोसा करके लिखना पड़ेगा। रूपरेखा की दिक्कत। विद्वानों का कहना है निबंध लिखने से पहले उसकी रूपरेखा बनाओ, मतलब पहले से तय करो कि कौन सी बातें लिखोगे, कौन सी बाद में। लेखक सोचता है भला दूर के ढोल सुहावने का आउटलाइन कैसे बनाऊं। निबंध लिख लेने के बाद तो मैं उसका छोटा सा सार जरूर बना सकता हूँ, लेकिन लिखने से पहले 5-10 शब्दों में सार कैसे बताऊं। वो ये भी सोचता है क्या सच में बड़े बड़े लेखक पहले से रूपरेखा बनाते होंगे। एजी गार्डिनर का उदाहरण। लेखक बताता है गार्डिनर जैसे बड़े लेखक को भी अपने लेख का शीर्षक रखना ही सबसे मुश्किल लगता था। गार्डिनर लिखते हैं मैं लेख लिख लेता हूँ, पर उसका नाम रखना अपने किसी दोस्त पर छोड़ देता हूँ। शेक्सपियर को नाटक लिखने में जितनी मेहनत नहीं लगी होगी, उससे ज्यादा नाटक का नाम तय करने में लगी होगी। इसी वजह से शेक्सपियर ने एक नाटक का नाम घबराहट में रख दिया, जैसा तुम चाहो, एज यू लाइक इट। इसीलिए लेखक कहता है जब इतने बड़े लेखकों से नाम और रूपरेखा नहीं बनी तो मैं कैसे बना लूं, मेरे बस की बात नहीं है। अब लेखक सोचता है उसकी शैली कैसी होनी चाहिए। विद्वान लोग कहते हैं निबंध की भाषा में प्रवाह यानी फ्लुएंसी होनी चाहिए, मतलब वाक्य छोटे हो, साफ हो और एक दूसरे से जुड़े हो। लेखक कहता है ये तो मैं कर सकता हूँ, छोटे छोटे वाक्य लिखना मेरे बस की बात है। लेकिन फिर एक परेशानी आ जाती है। वो सोचता है वो मास्टर है, अगर उसने बहुत साधारण छोटे छोटे वाक्य लिख दिए तो नमिता और अमिता कहेगी सर ने तो बहुत ही आसान भाषा में लिखा, शायद कम दिमाग वालों के लिए। अपने ज्ञान और विद्वता का रुतबा जमाने के लिए उसे लगता है वाक्य लंबे और भारी भरकम होने चाहिए। कम से कम आधा पेज तो एक वाक्य में निकल ही जाए, जैसे बाण भट्ट ने कादम्बरी में बड़े बड़े वाक्य लिखे थे। लेखक कहता है थोड़ा बहुत अस्पष्ट या कठिन लिखना भी जरूरी है, क्योंकि भाषा जितनी कठिन हो उतनी ही विद्वतापूर्ण लगती है। इसीलिए संस्कृत कवि श्री हर्ष ने अपनी काव्य रचना में जानबूझकर कठिन पहेलियां डाली थी ताकि आम लोग समझ ही ना सके। कवि सेनापति ने भी अपनी कविता सामान्य लोगों के लिए कठिन बना दी थी। ये सोचकर लेखक डर जाता है शायद उसे भी निबंध में अलंकार, मुहावरे, लोकोक्तियां आदि डालनी पड़ेगी, क्योंकि विद्वानों ने कहा है कि ये सब निबंध में होना चाहिए। अब वो परेशान होकर पूछता है आखिर मैं करूँ तो क्या करूँ। लेखक कहता है अंग्रेजी के निबंधकारों ने एक अलग तरीका अपनाया है। ये तरीका पुराने आचार्यों की कसौटी पर शायद पूरा ना उतरे, लेकिन अंग्रेजी साहित्य में इसकी काफी इज्जत है। इस नई शैली की शुरुआत मॉन्टेन ने की थी।
उन्होंने जो कुछ देखा, सुना, महसूस किया, बस वही अपने निबंधों में लिख दिया। इस शैली की सबसे बड़ी खासियत ये मन की स्वतंत्र खुली हुई रचना होती है। इसमें न कवि वाली ऊंची कल्पना होती है, न कहानीकार वाली बारीकियां, न विद्वानों वाली भारी भरकम तर्क वितर्क। ये निबंध सीधे दिल से निकलते हैं लेखक के, उसके सच्चे अनुभव, सच्ची भावनाएं, सच्चा उल्लास। इस शैली में निबंध तब लिखे जाते हैं जब लेखक ज्ञान दिखाने नहीं बैठा होता, न ही कल्पना के पंख फैलाने, बल्कि वो जैसे दुनिया को देखता है वैसा ही लिख देता है। अब लेखक सोचता है मैं भी यही तरीका अपनाकर निबंध क्यों ना लिखूं, लेकिन समस्या ये है उसे एक नहीं 2 निबंध लिखने हैं। दूर के ढोल सुहावने क्यों लगते हैं? लेखक कहता है ढोल की आवाज दूर से इसीलिए अच्छी लगती है क्योंकि उसका तेज कर्कश हिस्सा हमारे कान तक नहीं पहुंचता। ढोल के पास बैठे लोगों के कान तो दुखने लगते हैं, लेकिन दूर नदी के किनारे बैठा कोई व्यक्ति वही आवाज बहुत मधुर समझता है। दूर बैठे व्यक्ति को ऐसा लगता है जैसे कहीं शादी हो रही है, घर में खुशियां हैं, कोई नई दुल्हन शर्माती हुई कोने में बैठी है और उसके मन में उत्साह, संकोच, खुशी, डर सब मिला जुला है। इन भावनाओं की कल्पना से ढोल की आवाज भी उसे मीठी अच्छी लगती है। यानी आवाज वही है, पर पास वाले को शोर और दूर वाले को संगीत। जीवन में दूर की चीजें क्यों अच्छी लगती है? दोस्तों, युवा लोग जब अभी तक असली संघर्ष में नहीं उतरे होते तो उन्हें जीवन बहुत सुंदर लगता है, सपनों से भरा हुआ। बुजुर्ग जो अपनी जवानी और बचपन से काफी दूर आ चुके होते हैं, उन्हें अपना अतीत प्यारा लगता है। भविष्य युवा का सपना है, अतीत का सपना है, दोनों का वर्तमान पसंद नहीं आता। युवा चाहते हैं उनका सुनहरा भविष्य अभी आज में मिल जाए, बूढ़े चाहते हैं पुराना सुनहरा समय फिर वापस आ जाए। इसी वजह से युवा बदलाव के पक्ष में होते हैं और बूढ़े पुराने गौरव को बचाए रखना चाहते हैं। दोनों की खींचातानी से वर्तमान हमेशा परेशान और उलझन में रहता है और इसी कारण हर युग में सुधार की कोशिशें चलती रहती है। तो ये थी दोस्तों असल बात। लेखक कहता है इंसानों के इतिहास में ऐसा कोई समय ही नहीं आया जब सुधारों की जरूरत ना पड़ी हो। हर दौर में कुछ न कुछ गलतियों को ठीक करने वाला कोई न कोई सुधारक आता ही रहा है। भारत में बुद्ध, महावीर, नागार्जुन, शंकराचार्य, कबीर, नानक, राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद, महात्मा गांधी, ये तो बस कुछ नाम है। असल में छोटे छोटे गांव से लेकर बड़े शहरों तक हर जगह सुधारक मौजूद है। क्यों चलते रहते हैं सुधार? क्योंकि जीवन में नए नए काम, नए नए क्षेत्र पैदा होते रहते हैं। हर जमाने की अपनी अपनी गलतियां होती है और उन गलतियों को ठीक करने नए सुधार आते हैं। न दोषों का अंत है, न सुधारों का। भाई आज तो चीज सुधार कहलाती है, कुछ समय बाद वही दोष भी बन सकती है और फिर उस पर भी नया सुधार करना पड़ता है। इसीलिए जीवन को हमेशा आगे बढ़ने वाला माना गया है। साहित्य में भी यही होता है। आज हिंदी में जो लोग प्रगतिशील साहित्य बना रहे हैं उन्हें लगता है हमारा साहित्य भविष्य में बहुत महान माना जाएगा, और वक्त बदलता है। आज का साहित्य भी कुछ साल बाद पुराना हो जाएगा। आज के युवा जो इसे बना रहे हैं, कुछ समय बाद जब बूढ़े होंगे तो इसी साहित्य को गौरव मानकर याद करेंगे और उनकी जगह नए युवा आ जाएंगे जो फिर नया भविष्य सोचेंगे, नए सपने देखेंगे। अंत में वही बात, दूर के ढोल सुहावने। लेखक कहता है भविष्य युवाओं को अच्छा लगता है, अतीत बुजुर्गों को, और दोनों को वर्तमान पसंद नहीं आता। क्यों? क्योंकि दूर की चीजें हमेशा ज्यादा आकर्षक लगती है। यही दूर के ढोल सुहावने होते हैं का असली मतलब है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।